योगदान, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत धन्यवाद। सर, इस कार्यक्रम का नाम उड़ान है और उड़ान में हम बात कर रहे हैं कैसे उद्योग और कैसे मध्य प्रदेश का विकास हो। तो तब जब हम उड़ान की बात कर रहे हैं तो कृषि मंत्रालय और आप खुद नरेंद्र सिंह तोमर जी भी कैसे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, देश के किसानों के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं ताकि कृषि मंत्रालय और कृषि क्षेत्र से भी विकास को उड़ान मिले। मुझे प्रसन्नता है जी न्यूज मध्य प्रदेश में उड़ान कार्यक्रम संपन्न कर रहा है। यह नाम सभी लोगों में उत्साह भरने वाला है। इसके लिए मैं कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश हमारा बहुत अच्छा राज्य है जिसमें आगे बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन संभावनाओं पर भरपूर काम किया है। आज कार्यक्रम इंदौर में हो रहा है। 2003 से पहले का इंदौर देखो, 2003 से पहले का मध्य प्रदेश देखो, तो आपके ध्यान में आएगा कि अगर अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था हो, विकास करने का मादा हो, उड़ने की ललक हो, तो निश्चित रूप से प्रदेश आगे बढ़ता ही है। और मुझे प्रसन्नता है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास भी हुआ, शैक्षणिक विकास भी हुआ, गांव गरीब किसान के जीवन स्तर में बदलाव भी आया और नए लोगों को रोजगार मिले। इस बात के लिए भी शिवराज जी का हमेशा सदप्रयत्न रहा है, जिसका फायदा युवाओं को मिलता रहा है और आने वाले कल में भी जो नई योजना मध्य प्रदेश बना रहा है, युवा उद्यमी योजना, उसके माध्यम से भी मध्य प्रदेश के युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा। सर, कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यही कृषि कैसे विकास की रीढ़ के साथ साथ उसका इंजन भी बन सकती है, तो उस दिशा में क्या योजनाएं, क्या चीजें सोची गई हैं? स्वाभाविक रूप से कृषि देश की प्रधानता है, बैकबोन है। कृषि को मजबूत बनाने की दिशा में प्रयत्न होते रहना चाहिए। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की प्राथमिकता रही है। लेकिन जब कोई भी सरकार एकांगी तरीके से विचार करती है तो विचार अपूर्ण होता है। किसी भी वर्ग के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में समग्र विकास करने की और विचार करने की आवश्यकता रहती है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने का आह्वान किया तो उन्होंने सिर्फ दुनिया को उपदेश ही नहीं दिया, भारत सरकार के खजाने से प्रति किसान 6,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से देखें तो आज तक 10 किस्तों में 1,81,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा करने का काम किया है। किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, किसान एक दूसरे का हाथ थामकर एफपीओ के माध्यम से खेती करे। इसलिए एफपीओ परियोजना बनाई, उस पर 6,865 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया और यह सुनिश्चित किया कि एफपीओ के माध्यम से जो किसान इकट्ठा होंगे वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़े और अपने उत्पादन का प्रोसेसिंग भी कर पाएँ, पैकेजिंग भी कर पाएँ, मार्केटिंग भी कर पाएँ। इसके लिए अगर वो 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेते हैं तो उनको ब्याज सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया
इस योजना का लाभ भी देश भर के किसानों को मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम सब इस बात को जानते हैं कि कृषि उत्पाद की गुणवत्ता ठीक हो और कृषि उत्पाद वैश्विक मानकों पर खरा उतरे तो कृषि उत्पाद का निर्यात भी बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। इन 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयत्न हुआ उसका परिणाम है कि दुनिया के पहले 10 देशों में भारत निर्यात की स्थिति में आ पहुंचा है। हम पहले 5 देशों में शुमार हों, इसके लिए भारत सरकार प्रयत्न कर रही है। उत्पादन की गुणवत्ता होगी तो उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से की जा सकेगी। इसके लिए एफपीओ अपनी हद में प्रोसेसिंग करें, ये एक योजना है। लेकिन साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से प्रोसेसिंग के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है और उसके माध्यम से बड़ी मात्रा में दूरस्थ अंचलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाली जा रही हैं, उनको सब्सिडी दी जा रही है और जैसे जैसे प्रोसेसिंग बढ़ेगी वैसे वैसे किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिलेगा। हम लोगों ने किसान को फ़ायदा पहुँचे इसलिए एमएसपी को लागत पर 50 गुना मुनाफा 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करना प्रारंभ किया और उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। हमने सरकारी खरीद 2014 की तुलना में दुगनी की है, पैसा भी उसमें लगाया है। पहले धान और गेहूं खरीदा जाता था, अब भारत सरकार दलहन तिलहन और अगर राज्य सरकार कहती है तो मोटा अनाज भी हम लोग खरीदने के लिए तैयार होते हैं। इसके माध्यम से भी निश्चित रूप से किसानों की बहबूदी के लिए काम किया जा रहा है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर कृषि उन्नत हो और कृषक की ताकत बढ़े तो निश्चित रूप से देश की बैकबोन मजबूत होगी और देश की बैकबोन मजबूत होगी तो देश किसी भी परिस्थिति में किसी भी मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सर, जैसा अभी हमने कृषि की बात की, हमने बात की कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मेरा आपसे एक सवाल है सर, 2022 में किसान की आय दोगुनी होगी, ये मोदी सरकार का लक्ष्य था और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है क्योंकि आप वही मंत्रालय देख रहे हैं। आपने कई बार इस मौके पर कहा है कि डेयरी फार्मिंग करनी पड़ेगी, आपको मछली पालन करना पड़ेगा, आपको अन्य साधन जो कृषि से जुड़े हुए हैं वो करने पड़ेंगे। किसान क्यों प्रोत्साहित नहीं हो रहा है उसके लिए या क्यों नहीं हो पा रहा है? यह चीजें अब बदलने लगी हैं और इन्हीं चीजों के साथ किसान की आय दोगुनी होगी क्योंकि पारंपरिक तरीके से ये बहुत मुश्किल है। कई दशक बीत गए, हम अभी तक वो कर नहीं पाए हैं। देखिए, जब हम लोग गांव में खेती करते थे तो खेती के सहायक कामकाज में पशुपालन भी शुमार था, मत्स्य पालन भी शुमार था। उसके कारण लोगों को अपना खाद मिल जाता था, दूध मिल जाता था, अतिरिक्त आय मिल जाती थी। धीरे धीरे ये ताना बाना गड़बड़ हुआ, लेकिन हम जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसके दुष्परिणाम झेलना ही पड़ते हैं। लेकिन आपने देखा, जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही और देश को आह्वान किया कि इसमें जुटना है, तो उन्होंने कहा लोकल के लिए वोकल हो जाओ, लोकल पर गर्व करो। उन्होंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब अपना पैदा करो, अपना उपयोग करो, जो बचे उसको एक्सपोर्ट करो, दुनिया में बेचो। और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना विकसित हो, साधन और सुविधा बढ़े, इसलिए उन्होंने जब आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत पैकेज की घोषणा की तो कृषि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया, मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया,
छोटी प्रोसेसिंग यूनिट जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप यूज कर सकते हैं उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया। औषधि खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया रखा गया। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपया रखा गया। तो कुल मिला के सरकार की नीयत है कृषि के बारे में समग्रता से सोचो, समग्रता से काम करो, समग्रता में साधन उपलब्ध कराओ, तो कृषि का फल भी समग्रता में मिलेगा ही। सर, आपने जब योजनाएं और उन योजनाओं के लिए जो आवंटित बजट है उसके बारे में बात की, तो बजट आने वाला है सर, और तब जबकि नरेंद्र सिंह तोमर जी खुद किसान हैं, तो वो जानते हैं कि कितना पैसा लगता है, कितनी मेहनत लगती है, उसके बदले में किसान को क्या मिलता है। तो जब बजट आने वाला है तो किसान इस बजट से क्या उम्मीदें करे, और खुद नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या बात की है, वित्त मंत्री से कुछ सुझाव मांगे दिए हैं क्या अपनी तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए? बजट एक निरंतरित प्रक्रिया है और भारत सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश के समग्र क्षेत्र के बारे में विचार करती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 2014 में जब हम आए थे तो 13-14 का बजट कृषि मंत्रालय का 21,000 करोड़ रुपए का होता था। आज 1,23,000 करोड़ रुपए का कृषि मंत्रालय का बजट है। इसलिए जब भी बजट आएगा कृषि के क्षेत्र को, गांव के क्षेत्र को, गरीब के क्षेत्र को बजट में हमेशा प्राथमिकता मिली है और मोदी सरकार इस बार भी उसको प्राथमिकता देगी। मौजूदा केंद्रीय कैबिनेट में इस वक्त 6 मंत्री हैं एमपी कोटे से, उसमें सबसे सीनियर आप है सर। तो 6 मंत्री जब मध्य प्रदेश के हैं यहाँ दिल्ली में, तो दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए क्या सौगातें अब तक पहुंची हैं, उसका कितना फायदा मध्य प्रदेश के किसान को, मध्य प्रदेश के आम व्यक्ति को मिला है, और भविष्य में ये जो सामंजस्य है, ये जो टीम है, ये और क्या फायदा एमपी को पहुंचाने वाली है सर? देखिए, हमारे लिए प्रसन्नता की और गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को भारत सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। हम सब लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं, जो आवश्यक काम होता है उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा, भारत सरकार संपूर्ण भारत के लिए है और संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश शामिल है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रांत है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश अब काम करने की स्थिति में है। इसलिए केंद्र की कोई भी योजना आती है, मध्य प्रदेश उसमें कभी अछूता नहीं रहता, न आने वाले कल में रहेगा। 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई, उसके बाद वो वापस भी हुए। अब चुनाव आ रहे हैं सर, विधानसभा चुनाव हैं। उन कृषि कानूनों की वापसी का उन चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, और उन चूंकि वो कृषि कानून वापस हो चुके हैं, तो अब सरकार के मन में, आपके मन में और क्या तरीके हैं जिससे किसानों का विकास किया जाएगा? देखिए, कृषि सुधार कानून हम किसान की भलाई के लिए लाए थे। हम लोगों ने काफी कोशिश की, जो किसान आंदोलन पर थे, कि वो इनके फायदों को समझें। और आप सब इस बात को भली भांति जानते हो कि किसी चीज पर टैक्स होता है तो टैक्स की जांच होती है, जांच के लिए इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है तो फिर क्या होता है हम सब भली भांति जानते हैं। मोदी जी चाहते थे कि देश भर में कृषि उत्पाद पर कोई भी टैक्स न लगे, किसान के उत्पाद को कोई भी पुलिस वाला या इंस्पेक्टर हाथ न दे, और किसान अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के दाम पर जिसे चाहे, जहाँ चाहे अपने उत्पाद को बेच सके। लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए, और इसलिए कृषि कानूनों को गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने रिपील करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने घोषणा की, और लोकसभा प्रारंभ होने के पहले दिन ही दोनों सदनों में उन कानूनों को पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो निभाया।
जब हम कानून लेकर आए थे तब भी किसानों की भलाई करने के लिए ही लेकर आए थे, उससे बोर्ड का कोई रिश्ता नहीं है। और जब वापस लिया तो किसानों का मान रखने के लिए ही वापस लिया, उससे भी बोर्ड का कोई रिश्ता नहीं है। सर, एक सवाल डीएपी यूरिया को लेके है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी। आपने कहा था कि पहले जो प्रचलन था या जो परंपरा थी वो थी पशुपालन होता था, गोबर उससे निकला, खाद बनी, जैविक खेती होती थी। आजकल हम देख रहे हैं केमिकल्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता बढ़ गई है। नतीजा अभी हाल में हमने देखा कई राज्यों में डीएपी और यूरिया की कमी हुई। क्या वो कमी अब दूर कर ली गई है सर? और क्या वजह थी कि जो निर्भरता है डीएपी और यूरिया पर वो बढ़ती जा रही है, जबकि हमको बढ़ना है जैविक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक खेती की तरफ? देखिए, पिछले दिनों कोविड के कारण कई स्थानों पर यूरिया और डीएपी का अभाव हुआ। हम फर्टिलाइजर पर इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं। दूसरे देशों पर निर्भरता ये हमेशा किसी भी देश को तंग करती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ते हैं तो सब्सिडी बढ़ाना पड़ती है। अभी आप देखते हैं कि डीएपी पर एक बैग पर हम 1650 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं, उसके बाद किसान को 1200 रुपये में मिल रहा है। ऐसे यूरिया पर भी सब्सिडी दी जा रही है, तब 266 रुपये का कट्टा मिल रहा है। लेकिन हम सब लोगों को, सरकार को, केंद्र सरकार को, किसानों को, किसानों में काम करने वाले किसान संगठनों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो हम विकल्प को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरा, केमिकल पर आधारित जो खेती है उसके दुष्परिणाम भी हैं, वो भी अब लोगों के ध्यान में आ रहे हैं। खर्चा तो है ही, लेकिन खर्चे के साथ साथ मानव शरीर पर उसका दुष्परिणाम भी दिखाई देता है। हालांकि अभी ऐसा कोई एकदम अध्ययन नहीं आया, लेकिन सामान्य तौर पर हम सब इस बात को महसूस करते हैं। तो इसलिए अभी लिक्विड यूरिया बनाया गया, 240 रुपए की एक बोतल है, वो एक बोरे के बराबर काम करती है। किसान को उसका उपयोग करना चाहिए, वो मेक इन इंडिया है। और साथ ही साथ हम लोगों को ऑर्गेनिक रकबे पर जाना चाहिए। दूसरा, अभी आपको ध्यान होगा पिछले महीने 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम किया जिसमें देश के करोड़ों लोग जुड़े थे। तो प्राकृतिक खेती पर उन्होंने बल दिया। प्राकृतिक खेती मतलब प्रकृति से हमारा जुड़ना। प्राकृतिक खेती माने भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। प्राकृतिक खेती माने खेती में लागत को कम करना। प्राकृतिक खेती माने उत्पादन को सुरक्षित करना। और प्राकृतिक खेती के माने ये है कि जो उत्पादन होगा वो केमिकल फर्टिलाइजर से जो उत्पादन होता है उससे महंगा वो मार्केट में बिचेगा। और दूसरा, आज चौपों की समस्या बढ़ती जा रही है खेती में, और किसान इसलिए परेशान रहते हैं कि भाई कभी भी चौपे नुकसान कर जाते हैं। और कम दूध की गाय हैं उनको लोग छोड़ देते हैं, बछड़ों को छोड़ देते हैं। तो प्राकृतिक खेती पर हम आएंगे तो गाय बेशक 2 किलो दूध दे, लेकिन उस गाय का गोबर और उस गाय का गौमूत्र यह खेती को आगे बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है। इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं और गाय को घर में बांधें। इससे हम प्रकृति से भी जुड़ेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, और हम जो उत्पादन करेंगे उसका दाम भी हमको अधिक मिलेगा और हमारी किसानी की लागत कम होगी। सर, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल और उसमें ड्रोन का इस्तेमाल, हाल में ग्वालियर में ड्रोन मेला लगा। क्या ड्रोन से ही खेती का एक उज्जवल भविष्य हो सकता है? किसान की मेहनत भी कम लगेगी और छिड़काव भी उसमें खाद का बाकी जो यूरिया है, केमिकल है, उनका छिड़काव भी अच्छे से हो सकेगा। एक हो सकता है विकल्प बड़ा। देखिए,
खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, यह समय की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब हम बैल से खेती करते थे तो कम रकबे में खेती कर पाते थे। ट्रैक्टर आया तो ज़्यादा रकबे में कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे उपकरण आज के समय में ऐसे बन गए हैं कि अगर घर में एक व्यक्ति भी हो तो वो अपनी खेती को उपकरणों का सहारा लेकर या कस्टम हायरिंग सेंटर की मदद लेकर अपनी खेती को कर सकता है। पेस्टिसाइड के छिड़काव वगैरह में हम सब देखते हैं कि जब इंसान करता है तो थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है और कई बार ठीक से भी नहीं हो पाता, स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी, और स्वास्थ्य पर भी उसका दुष्प्रभाव आता है। तो हम लोग पिछले दिनों जब टिड्डी का आक्रमण हमारी कंट्री में हुआ तो उस समय उससे निपटने के लिए इधर उधर कोशिशें कर रहे थे और उस समय ध्यान में आया कि ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ड्रोन का उपयोग करना उस समय अलाउ नहीं था। तो हम लोगों ने सरकार के नाते डिफेंस और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से अनुमति वगैरह लेकर उस समय ड्रोन का उपयोग किया और वो उपयोग काफ़ी सफल रहा और उसका फ़ायदा हुआ। टिड्डी को मारने में हम लोग सफल हुए और उसी समय ध्यान में आया कि ड्रोन का उपयोग स्प्रे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय निर्देश दिया संबंधित मिनिस्ट्री को कि ड्रोन पॉलिसी बनाओ। अब प्रधानमंत्री ने ड्रोन पॉलिसी बना दी है और कृषि मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में उसको कैसे उपयोग किया जाना है इसके लिए पूरा नियम बना दिए गए हैं, उनको जारी कर दिया गया है। अब कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन पूरी तरह उपयोग कानूनन किया जा सकता है। और आज ही हम सब लोग बैठे थे, जो कृषि उपकरण किसानों को देने की योजना है, उस योजना में हम लोग सब्सिडी किसानों को देते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर को देते हैं, एग्री स्टार्टअप्स को देते हैं। उस योजना में आज हमने ड्रोन को शामिल करने का निर्णय किया है और साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बच्चे हैं वो अगर ड्रोन का उपयोग करना चाहें तो उनको भी सब्सिडी देंगे, जिससे कि वो लोग भी रोजगार से जुड़ सकें और खेती के क्षेत्र में अच्छे से स्प्रे करने के लिए, फर्टिलाइज़र डालने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए ड्रोन का उपयोग हो सके। एक आखिरी सवाल सर, ये तो मैंने देश और मध्य प्रदेश के लिहाज से सारे सवाल पूछे। एक सवाल आपके अपने ग्वालियर चंबल के लोगों के लिए सर, पर्यटन के लिहाज से रोपवे का बहुत इंतजार है ग्वालियर के लोगों को, कहाँ काम अटका हुआ है सर, क्या दिक्कत आ रही है और मंत्री जी कैसे उस अटके हुए काम को निकलवाने वाले हैं? रोपवे की जरूरत ग्वालियर में है, काफ़ी पुराने से लोगों की इच्छा रही है और मैं समझता हूँ कि उसका रास्ता जल्दी साफ होगा और उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ ग्वालियर चंबल के लोगों को नई सौगात जो आप देना चाहें आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से, आप इस मंच से बताना चाहें, कुछ नया आप सरप्राइज उनके लेके आए नए साल में? ये ग्वालियर चंबल में तो लगातार हम लोग पैदा हुए हैं, इसलिए वहाँ काम करते रहते हैं, वहाँ की समस्याओं से ज़्यादा परिचित हैं। लेकिन निश्चित रूप से देश के प्रति और संपूर्ण प्रदेश के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है, उसका निर्वाह हम हमेशा करते रहे हैं। लेकिन उसमें ग्वालियर और चंबल संभाग में जहाँ भी आवश्यकता होती है, चाहे वो वेस्टर्न बाईपास का मामला हो, चाहे चंबल से ग्वालियर को पानी लाने का मामला हो, चाहे चंबल एक्सप्रेस वे का मामला हो, चाहे वहाँ सीपैट खोलने का मामला हो, चाहे वहाँ प्लास्टिक पार्क बनाने का मामला हो, रेडीमेड गारमेंट पार्क बनाने का मामला हो, चाहे वहाँ पर कालीन पार्क बनाने का मामला हो, लगातार हम लोग इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि ग्वालियर विकसित हो और ग्वालियर आगे बढ़ रहा है और वहाँ बढ़ाने में योगदान करते हुए निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। यानी ग्वालियर जो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है वो देश के विकास में भी अग्रणी भूमिका निभाए। सर बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, उड़ान का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।